क्या कभी आपने सोचा एक ऐसा शहर जिसमें सड़कें ना हो, जिस शहर के घरों में दरवाजे ना हो। नमस्कार, न्यूज फ्रंट में हम आज से शुरू करने जा रहे हैं एक विशेष सीरीज पहले पहल यानी इतिहास के वो हिस्से जिन्होंने मानव विकास यात्रा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम एक ऐसे ही हिस्से की बात करने जा रहे हैं जिसने अपने बाद आने वाली हजारों सालों के लिए इंसानों के रहने के तरीके और सामाजिक व्यवस्था की एक नींव तैयार की। आज 21वीं सदी में जब हम इन बड़े बड़े अल्ट्रा मॉडर्न शहरों को देखते हैं तो हर तरफ ऊंची इमारतें, पक्के मकान और खचाखच भरी सड़कें नजर आती हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह अंदाजा लगाने की कोशिश की कि एक समय वह भी रहा होगा जब मानव ने जंगलों और गुफाओं से निकलकर एक साथ एक सामाजिक व्यवस्था में रहने का विकल्प चुना होगा? वह कौन लोग थे? वह जगह कौन सी थी जहां लोगों ने एक साथ बसाया इतिहास का पहला शहर? वह शहर था मध्य टर्की में आने वाला चैटलहोयुक। चैटलहोयुक पाषाण युग यानी स्टोन एज का एक प्राचीन शहर जो आज से 9000 साल पहले यानी 7000 ईसा पूर्व में बसा। आज 21वीं सदी में जब हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो चैटलहोयुक से जुड़ी हर एक बात अकल्पनीय से दिखती है। ये शहर अपने बाद आने वाली सभी मानव सभ्यताओं से इतना अलग, इतना अनोखा था कि आज भी ये दुनिया के लिए एक रोमांच का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि बहुत लंबे समय तक पृथ्वी बर्फ से ढकी थी। करीब 10,000 ईसा पूर्व के आसपास धरती का तापमान इंसानों के रहने के लिए कुछ अनुकूल बनने लगा। यह वही समय था जब घुमंतु जीवन जीने वाले मानव ने छोटे छोटे समूह बनाकर एक जगह पर स्थायी रूप से रुकना शुरू किया। वैसे तो कई प्राचीन स्थलों से मानव समूहों के रहने के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी एक भरा पूरा शहर नहीं कहा जा सकता। आबादी के लिहाज से एक शहर की परिभाषा में उन सब में चैटलहोयुक ही सबसे ज्यादा खरा उतरता है। चैटलहोयुक जहां आज से 6 दशक पहले यानी 1958 में जेम्स मलाट नाम के ब्रिटिश खोजकर्ता ने सबसे पहले खुदाई कार्य शुरू किया और तब से लेकर आज तक वहां खुदाई कार्य जारी है। साल दर साल नई जानकारियां मिल रही हैं। शायद यही एक वजह है कि वहां की वास्तुकला, सामाजिक व्यवस्था और रीति रिवाज को लेकर खोजकर्ताओं की दिलचस्पी कम नहीं हुई है। जेम्स मलाट ने जब खुदाई कार्य शुरू किया तो उन्हें वहां जमीन के नीचे मकानों की श्रृंखलाएं मिलनी शुरू हुई। जब और गहराई से खुदाई की तो एक के नीचे एक मकानों की 18 परतें जमीन के नीचे दबी मिलने लगी। यानी घरों को तोड़कर या उसमें रेत या मिट्टी भरकर हूबहू वैसा ही घर उसके ऊपर बना दिया जाता था। इसीलिए चैटलहोयुक एक टीले के आकार का है, क्योंकि शुरुआती पीढ़ियों के बनाए हुए मकानों का मलबा उसके नीचे दबा हुआ था। इस खोज से उस मानव बसावट के इतिहास और विकास यात्रा को समझने में इतिहासकार लग गए। कुछ समय बाद कुछ विवादों के चलते अचानक 1965 में वहां खुदाई कार्य रोक दिया गया। बात इतनी बढ़ गई कि जेम्स मलाट के टर्की आने पर प्रतिबंध लग गया और अगले 30 सालों के लिए चैटलहोयुक के रहस्य फिर से दफन हो गए। 1993 में ब्रिटिश खोजकर्ता इयान हॉर्डर ने अपनी टीम के साथ वहां खुदाई कार्य दोबारा शुरू किया। जैसे जैसे चैटलहोयुक के और साक्ष्य मिलने शुरू हुए, खोजकर्ताओं के सामने उस शहर की तस्वीर साफ होने लगी। जेम्स मलाट के समय में ही 200 मकान खुदाई में मिल चुके थे। जब उन मकानों की श्रृंखला को गौर से देखा गया तो खोजकर्ता चौंक गए। उन घरों की डिजाइन आज तक ना तो कहीं देखी गई थी और ना ही कोई उनकी कल्पना कर सकता था। खोजकर्ताओं ने पाया कि सभी घरों में नीचे कहीं दरवाजे ही नहीं थे। घरों का रास्ता सिर्फ उनकी छतों पर खुलता था। खोजकर्ता तब और अचरज में आ गए जब उन्होंने पाया कि उन मकानों के बीच कहीं सड़कें या गलियां ही नहीं थी। घरों की छतें ही सड़कें हुआ करती थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक दूसरे की छतों से होकर गुजरते थे और बसावट से बाहर निकलने या नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। अगर उनके घरों की डिजाइन यानी आर्किटेक्चर या वास्तुकला की बात करें तो सभी घरों की बनावट एक जैसी थी। सभी घरों में 2 कमरे हुआ करते थे, जिनमें से एक अनाज या बाकी सामान के भंडारण के काम आता था और दूसरा जो घर का मुख्य भाग होता था, वहां चैटलहोयुक के लोग
खाना बनाने से लेकर रोजमर्रा के बाकी सभी काम किया करते थे। घरों के दक्षिणी दीवार के पास खाना पकाने के लिए चूल्हा या तंदूर होता था और उसी के ऊपर छत खुली होती थी जहां से धुआं बाहर निकलता रहे। छतों पर जाने के लिए सीढ़ियां भी वहीं पर होती थी। ये छतों पर जाने वाले दरवाजे या बड़े आकार के छेद ही घर के वेंटिलेटर का काम भी करते थे। माना जाता है कि अच्छे मौसम के समय चैटलयुग के लोग खाना बनाने और बाकी काम छतों पर भी किया करते थे। खोजकर्ताओं ने सभी घरों के इस्तेमाल में भी समानता पाई। घर के दक्षिणी भाग में चूल्हा और सीढ़ियां होती थीं और इसी वजह से वहां आसपास की दीवारों और फर्श का रंग थोड़ा गहरा पाया गया। घर के उत्तरी भाग बेहद साफ सुथरे हुआ करते थे। चैटलयुग के लोग अपने मृत परिवारजनों को अपने घरों में ही दफनाया करते थे। इसी उत्तरी भाग में दफनाए हुए लोगों के अवशेष मिले हैं और उसी के ऊपर दीवारों पर जानवरों के सींग और चित्रकारी के अवशेष मिले। खोजकर्ता इस बात से काफी अचरज में पड़ गए कि चैटलयुग के लोग बेहद साफ सफाई से रहते थे। घरों की दीवारें नियमित रूप से चिकने पदार्थों से पुती हुई पाई गईं और घरों में गंदगी या किसी सड़े हुए कूड़े के अवशेष नहीं मिले। कूड़े के साक्ष्य बसावट से कुछ दूर जाकर मिलते हैं, यानी चैटलयुग के लोग अपना कूड़ा दूर डाला करते थे। वे शायद इतिहास के पहले लोग थे जिन्होंने धातु और ज्वालामुखी से मिलने वाले पदार्थों से भी औजार बनाना सीख लिया था। चैटलयुग की दीवारों पर खोजकर्ताओं को कई चित्र मिले हैं जो उस समय को समझने में काफी मददगार साबित हुए हैं। इतिहास का पहला नक्शा भी चैटलयुग की दीवारों पर बने हुए मिलने का दावा किया जाता है। एक घर की दीवार पर उस शहर का एक नक्शा पाया गया है। खुदाई में अब तक 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी मूर्तियां मिली हैं, जिनमें से ज्यादातर जानवरों और बाकी चीजों की हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां महिलाओं की भी हैं। खोजकर्ताओं का मानना है कि इन मूर्तियों को एक तरह के रक्षक के रूप में माना जाता था, क्योंकि ये सारी मूर्तियां अनाज ग्रहों से मिली हैं। खोजकर्ताओं का अंदाजा है कि इन मूर्तियों को अनाज की रक्षा करने के लिए वहां रखा जाता होगा। इसी तरह कुछ मूर्तियां घरों की नींव से मिली हैं। शायद घरों की मजबूती और रक्षा की कामना के साथ उन्हें वहां रखा जाता होगा। चैटलयुग के मकानों की श्रृंखला में दीवारों पर हूबहू वैसी ही चित्रकारी और सजावट मिली जैसी उसके नीचे दबी हुई दीवार पर थी। इसके कारण का एक अंदाजा ये लगाया जाता है कि वे लोग अपनी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहते थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि चैटलयुग की वास्तुकला सभी मानव सभ्यताओं से बहुत अलग थी, लेकिन इतिहासकारों को जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वह थी चैटलयुग की सामाजिक व्यवस्था। चैटलयुग, जिसकी आबादी 5 से 8 हजार थी, उसकी सामाजिक व्यवस्था में सत्ता का कोई केंद्र नहीं था। अब तक के शोध में ना तो किसी राज व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं और ना ही धार्मिक प्रभुत्व वाले किसी वर्ग के प्रशासन संभालने के साक्ष्य मिले हैं। चैटलयुग पूर्ण रूप से एक समान अधिकारों वाली, स्वतः संचालित या जनता के द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक व्यवस्था थी। आज के समय में यह कल्पना करना बेहद मुश्किल है कि एक ऐसी मानव बसावट भी रही है जहां हर व्यक्ति एक समान था। प्रोफेसर इयान हॉडर अपनी शोध में बताते हैं कि चैटलयुग के स्त्री पुरुष का एक सा सामाजिक दर्जा था। शोध कार्य में सामने आया है कि उस शहर के स्त्री पुरुष के खान पान और पोषक तत्वों में कोई भेद नहीं था। यहाँ तक कि शरीर के जिन भागों पर श्रम से वक्त के साथ जोर पड़ता है, उसके साक्ष्य भी स्त्री पुरुष में एक समान पाए गए। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि वो दोनों ही एक सा श्रम यानी सभी तरह के काम करते होंगे। यही नहीं, चैटलयुग में आर्थिक प्रभुत्व के भी कोई लक्षण नहीं मिलते हैं। घरों के आकार और उनमें मिलने वाले सामग्री आर्थिक रूप से सब जगह लगभग एक जैसी पाई गई। यह माना जा सकता है कि उस शहर में कोई अमीर या गरीब नहीं था, लेकिन इतिहासकार और खोजकर्ता अभी भी इस सवाल का जवाब तलाशने में लगे हैं कि इतनी घनी आबादी वाला शहर बिना किसी औपचारिक राज व्यवस्था या सत्ता के केंद्र के हिंसा या लड़ाई झगड़े को कैसे रोक पाया, क्योंकि शोधकर्ताओं को अब तक जितने भी कंकाल मिले हैं उनमें से किसी में भी हिंसा या किसी चोट के कारण मृत्यु के लक्षण नहीं दिखते हैं। इतिहासकार आज भी ये समझना चाहते हैं कि ऐसी आदर्श व्यवस्था आखिर 1500 सालों तक चल कैसे पाई। चैटलयुग में 25 साल शोध करने वाले इयान हॉडर बताते हैं
कि एक समान अधिकारों वाली व्यवस्था के साक्ष्यों के आधार पर सिर्फ एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि उस सामाजिक व्यवस्था को चलाने का काम उस शहर के बुजुर्ग और तजुर्बेदार सदस्य करते होंगे, भले ही वो पुरुष हो या महिलाएं। हालांकि एक राज व्यवस्था या सत्ता के केंद्र का ना होना ही कुछ इतिहासकारों को चैटलहुयुग को एक भरे पूरे शहर कहलाने से रोकता है। इसी तरह नगर नियोजन के नुक्तों के लिहाज से सड़कों का ना होना ही कुछ विशेषज्ञों को खटकता है और वह चैटलहुयुग को एक शहर मानने से झिझकते हैं। लेकिन चैटलहुयुग एक शहर की परिभाषा के सबसे बड़े पैमाने पर पूरी तरह खरा उतरता है। वह पैमाना है आबादी का। सिर्फ उस समय के लिहाज से ही नहीं, आज के समय की नगरीय इलाकों की आबादी के पैमाने से भी। खोजकर्ताओं का अनुमान है कि चैटलहुयुग की आबादी 5 से 8 हजार थी। प्राचीनता के लिहाज से भी कुछ विशेषज्ञ चैटलहुयुग के और पहले की मानव सभ्यताओं का जिक्र करते हैं। पिछले कई दशकों में पुरातत्व शास्त्रियों ने ऐसे कई स्थल पाए हैं जिनसे ये तो साबित हो जाता है कि 13,000 साल पहले मानव ने छोटे छोटे समूह बनाकर बसावटों में रहना स्टार्ट कर दिया था। इन बसावटों में प्राचीन पुरातात्विक स्थल जेरिको और गोबेकली टैपी जैसे स्थल शामिल हैं। लेकिन अब तक जितनी खुदाई हुई है उनसे जो जानकारी मिलती है उनमें आबादी और आकार के लिहाज से इन मानव बसावटों को एक भरा पूरा शहर नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर इतिहास के सबसे पहले शहर के साक्ष्य अगर कहीं मिलते हैं तो वह मध्य टर्की में आने वाला चैटलहुयुग ही कहा जाएगा। एक ऐसा शहर जिसके घरों में चाहे दरवाजे ना होने की बात हो या छतों का ही सड़क होना हो, स्त्री पुरुष की समानता की बात हो या आर्थिक प्रभुत्व का ना होना हो, चैटलहुयुग से जुड़ी हर एक बात इतनी अलग, इतनी निराली है कि दुनिया के लिए आज भी कुतूहल का विषय बनी हुई है। उस शहर को लेकर अभी भी कई रहस्य बाकी हैं। अभी एक छोटे से हिस्से की ही खुदाई हुई है। आने वाले समय में शोधकर्ता उस शहर के और रोचक तथ्य भी ढूंढ निकालेंगे। उम्मीद है दुनिया के पहले शहर के बारे में जानने का अनुभव आपके लिए भी काफी रोचक रहा होगा। अगले एपिसोड में एक ऐसे ही पहले किस्से के साथ हम फिर लौटेंगे। धन्यवाद।